नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस बीते हफ्ते इस देश के सबसे गरीब जिले नूह में ऐसी हिंसा देखने को मिली जिससे पूरे देश में एक बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि और तमाम चीजें हैं, जुर्म है नूह में, शिक्षा की कमी है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन एक इस तरीके की स्थिति नहीं है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएं, हिंसाग्रस्त हो जाएं लोग रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर। उसको लेकर के प्रयोग जरूर हो रहे थे, नफरती प्रयोग, लेकिन उसका जो रूप देखने को मिला पिछले हफ्ते वो भयानक था। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख रूप से जो सवाल है वो ये है कि कोई भी राज्य सरकार ये ना भूले कि अगर उसके राज्य में कुछ हो रहा है तो कानून व्यवस्था संभाल करके रखना और उसको दुरुस्त रखना ये उस सरकार का काम है। जांच अब हो रही है ये पता करने के लिए कि घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, कौन जिम्मेदार। तो वही सवाल हम आज पूछना चाहते हैं मुकाबला में। नूह में नफरत किसने फैलाई है और अगर ये राजनीतिक प्रयोग है तो किसका है, और इसका खामियाजा क्या नूह और उसके आसपास के इलाके में लोग नहीं भुगत रहे हैं। और इसका उदाहरण मैं इस तरीके से दे दूं कि बगल में 20 किलोमीटर दूर गुरुग्राम है। इसको भारत का सिंगापुर कहा जाता है। यहां की पर कैपिटा इनकम 7.25 लाख से ऊपर है, यानी कि एक आदमी की औसत वार्षिक आय। और यहां पर स्थिति यह हो गई कि लोग क्योंकि छोड़ छोड़ के भागने लगे हिंसा के बाद, तो लोगों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स भाग करके चले गए हैं अपनी जान की चिंता करते हुए। तो जब नफरती प्रयोग होता है तो उसमें राजनीतिक फायदा हो या ना हो, आर्थिक नुकसान सबको हो रहा है। तो इस नूह में जो नफरत हुई है ये किसने फैलाई है, यही है हमारे चर्चा का विषय। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां स्टूडियो में हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर गीता भट्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ यहां पर जुड़ी हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस पार्टी की, आपका बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंधु हैं, प्रवक्ता जेजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सैयद रूमान हाशमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक एक करके सारे वक्ताओं को उनका शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं। मैं सबसे पहले आलोक वस्त्री आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए संकेत जी, नूह में 4 साल से एक कवायद चल रही थी, ये जो जुलूस निकालने का है, लेकिन ये चौथे साल में ही जाके इस तरीके की वारदात हुई। ये निश्चित रूप से प्रायोजित था, इसको कहीं ना कहीं से पूर्व नियोजित था जो इस तरीके की वारदात वहां पर करवाई गई। हालांकि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट में ऐसी कुछ आशंका दर्शाई गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पुलिस बल से जो उनके साथ थे करीब 1000 के लगभग, या तो वो चूक गए या उनमें कहीं न कहीं ढिलाई हुई है, जिसके कारण ये मामला इतना उग्र हो गया। लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये प्रायोजित था, ये करवाया गया है। अब किसने करवाया ये जांच का विषय है, जांच चल रही है, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये करवाया किसने, कौन सी ताकतें थी इसके पीछे। जी, मेरी समझ से आप जब कह रहे हैं कि ये प्रायोजित था, जो हिंसा हुई शोभा यात्रा के दौरान, आप उसको प्रायोजित बता रहे हैं। जो पथराव हुआ, जो अटैक हुआ, जो आगजनी हुई और जो गोलियां चली असलहे लेकर के, इसको आप प्रायोजित मान रहे हैं। ठीक। विंग कमांडर आचार्य। 9 साल हो गए देश को देखते हुए, हम लोग इतने भोले तो नहीं रह गए हैं कि ये ना पता चले कि इसका फायदा किसको होता है। सब कह रहे हैं ये प्रायोजित है, ये सुनियोजित है, लेकिन आप ये देखिए उसके पहले 27 तारीख से जब राज्य प्रशासन को ये मालूम था कि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि इस तरह का एक जल यात्रा निकलने वाली है, तो राज्य प्रशासन सतर्क क्यों नहीं था? ये कमाल की बात लगती है, जिसमें सब कहते हैं कि ये सुनियोजित है और एक तरफ के लोगों को गौरक्षक कह दिया जाता है या रक्षक कह दिया जाता है, दूसरे तरफ के लोगों को पत्थरबाज कह दिया जाता है। तो बहुत साफ बात है
कि ये जिस तरह से मणिपुर के ऊपर से ध्यान उठाने की बात थी, आज हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? हमने मणिपुर भूल गए हैं, हम मणिपुर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि आज भी वहां कुकी के खिलाफ वहां सुनियोजित हिंसा हो रही है, एथनिक क्लींजिंग हो रही है। और आज हम बात कर रहे हैं नूह की। इसी बीच में संसद में 2 बिल पास हो गए, एक लोकसभा में पास हो गया है और दूसरा पास होने वाला है। दोनों से ही जनता को नुकसान है। तो इस तरह से डाइवर्शन की टेक्निक से किसको फायदा हो रहा है, ये सबको समझ में आता है। ठीक है। आप भी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं, लेकिन आपका कहना यह है कि ये जो हिंसा है ये हो सकता है कुछ ऐसी ताकत को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया हो जो अपने आप को कटघरे में पाती हो किसी और मसले में। मैं आपकी बात से ये हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर भट्ट। संकेत जी, देखिए, जो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उससे ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वहाँ हमला हुआ है, वहाँ मंदिर में जा रहे हजारों श्रद्धालु हैं और वो कोई दूर दराज, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि कोई असम से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, वहीं आसपास के इलाके के लोग हैं वो वहाँ आ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ सरिया, एसिड के पाउच, पत्थर और अवैध हथियार को का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक तरह से आप ये बुझिए एक विभीषिका थी, एक तरह से जिस प्रकार का प्रहार उनके ऊपर किया गया है, जहां की एक जुडिशियल चीफ मजिस्ट्रेट, महिला मजिस्ट्रेट अपनी 3 साल की लड़की के साथ जो जा रही थी उसकी वॉक्सवैगन पोलो को जला दिया गया। सिर्फ सेकंड के मात्र से वो बच पाई, अपनी बेटी को लेकर निकल पाई उस गाड़ी से। और ऐसे अनेकों उदाहरण आप FIR उठा के देखिए, उसमें देखिए किस प्रकार से, और उसके वीडियो है, प्रमाण देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से वहां पुलिस बच रही है। पुलिस 2 होम गार्ड की हत्या कर दी गई है। वहां प्रदीप नाम के एक व्यक्ति जो मंदिर से बाहर बच के निकल के आ रहे थे, जब गांव से बाहर निकल कर जाने लगे तो उनको 150 से लोगों ने रात में घेर लिया और गला काट दिया उनको। इस प्रकार जो ये मानसिकता है इस प्रकार की, और कितने तरीके से सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जहां सरकार की व्यवस्था पर भी उठाता है तो वहां के जनप्रतिनिधियों पर भी उठाता है कि जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहां विधानसभा में जाते हैं, आगे बात वो करेंगे। इस विषय में लेकिन उन्हें कहीं दिखाई दिए हैं? हिंसा में लोगों की मौत कैसे हुई या कितनी हुई, इस सब चीज पर आधिकारिक रूप से जो बताया गया है हम उसी के आधार पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये माहौल इस तरीके का है, इसमें जरा सी आग या जरा सी चिंगारी किस तरीके का रूप ले सकती है वो हम लोगों को देखने को तो मिल ही रहा है। डॉक्टर सिंधु, आपका शुरुआती वक्तव्य। हरियाणा का जो इतिहास रहा है एक धार्मिक सद्भावना का इतिहास रहा है। हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम या किसी जातीय भेदभाव के नाम पर दंगे हुए इस तरह का प्रसाद हो। जो भी चीजें जो हुई हरियाणा में, उसके पीछे जिसके पीछे जो साजिश है, षड्यंत्र जिसने भी रखा है, उसकी जांच हो जाएगी और जितने लोग पकड़े गए उनके बाद ये रिपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन आप ये इसमें दूसरा पहलू ये भी देखिए, जो धार्मिक ये घटना हुई इस तरीके की 31 तारीख को, उसको मात्र उसी दिन हरियाणा के लोगों ने बड़े अच्छे भाईचारे के साथ महापंचायत करके या एक दूसरे की हो रही है। हरियाणा में गुरुग्राम में जिस तरह आपने बताया, किसी भी दूसरी जगह पे इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई, और इस तरह की घटना हुई तो उनको रोक दिया गया। और मैं ये भी कहता हूं कि मंदिरों को मस्जिदों के पास रखते हैं हरियाणा के लोग, एक शांति का लंबा इतिहास रखते हैं, और ये हरियाणा में चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, मिलजुल कर रहते हैं। और उसी सद्भावना को बिगाड़ने का जिसने भी प्रयास किया है उसकी जाँच चल रही है। और मुझे 90 से ज्यादा FIR हुई हैं, 170 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी देखने की बात है वो कहाँ के हैं, क्योंकि हरियाणा में के लोगों का ऐसा कभी भी। आपका ये कहना है कि ये बाहर के लोग भी हो सकते हैं, प्रायोजित तरीके से बाहर से लोग आकर के अशांति का माहौल फैला रहे हैं। जिस तरीके के लोग यात्रा में आए, जिस तरीके के हथियार लेके वो आए, या जिस तरीके के लोगों ने उनके ऊपर जिस तरह पथराव किया, मुझे लगता है ये काफी हद तक इसके पीछे दो लोगों ने पहले ही एक षड्यंत्र की बात की, आपने एक तीसरी षड्यंत्र की भी बात की है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पर हाशमी साहब, आपका शुरुआती वक्तव्य। एक शेर है, लगी है आग ये चारों तरफ गुलशन में, फूल ने ये कैसी तबाही मचाई है। सवाल ये है कि जब जुलूस निकलने वाला था, उसके पहले बिट्टू बजरंगी सोशल मीडिया पे आकर के वक्तव्य दे रहे हैं, वीडियो अपना जारी कर रहे हैं कि आ रहे हैं ससुराल, स्वागत करो। स्वागत नहीं करोगे? उनके एक समर्थक बोलते हैं कि जीजा जी आ रहे हैं, उसको भी बोल रहे हैं हाँ। मनु मानेसर ये भी लोगों से वीडियो जारी करके अपील किया, जो 2 जुनैद और नासिर के हत्या का आरोपी है,
इसने भी जारी किया वीडियो कि वहाँ पे आप पहुँचिए जुलूस में। जो मेवाती थे, जो नू के जो मुस्लिम हैं, उसमें भी जो युवा जो है, पता नहीं किसी तो पुलिस की जांच किस संगठन से थे या इंडिविजुअल थे, उन्होंने भी जारी किया, उन्होंने पुलिस को चेताया और उन्होंने भी कहा कि अगर आए गए तो हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इन सारे पृष्ठभूमि पर जब सोशल मीडिया पे ये वार्निंग दिया जा रहा है, ये बोला जा रहा है मैं ससुराल अपने जा रहा हूँ, ये बोला जा रहा है कि ठीक है आओ आकर कर दिखाओ अगर हिम्मत है। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? उसी वक्त सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि वो तुरंत इन लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर बरतते हुए अरेस्ट करे। मेरे ख्याल से हाशमी साहब ने जो बोला है वही अब ब्रेक के बाद जब हम मुकाबला जारी करेंगे तो ये एक मुख्य बिंदु होगा। और शुरुआती जब हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे थे तब भी हमारा यही कहना था कि अपनी जिम्मेदारी से क्या राज्य सरकार भाग सकती है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है? ये सारे दिख रहे थे आपको, ये सारे पहलू दिखाई दे रहे थे, किस तरीके से प्रोवोकेशन, यहां से धमकी देना, वहां से धमकी देना, पत्थर असलहे का होना। तो ये इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है तो क्या है? और सिर्फ एक एसपी को उसका तबादला करके क्या पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकती है हरियाणा की सरकार? और यहां आता है फिर से एक बार मूल प्रश्न, नूह में नफरत किसने फैलाई? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आलोक वत्स जी, आपने अभी हाशमी साहब की बात सुनी। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार जिम्मेदारी लेगी? जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आप मुझे ये बताइए, ये फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें जिम्मेदारी किसकी है? वहां लोग पत्थर और असलहा लेकर के पहुंच गए, इस बात की इंटेलिजेंस कहां थी? क्या इस बात की जानकारी नहीं थी? नंबर 1। नंबर 2, वहां के एसपी छुट्टी पे थे, ठीक है, कोई भी मेडिकल कारण से छुट्टी ले सकता है, तो एक प्रॉपर डेप्यूटेशन पर, मतलब अतिरिक्त प्रभार देने के बजाय आप प्रॉपर डेप्यूटेशन पर किसी को वहां पर नहीं डाल सकते थे? यह जिम्मेदारी किसकी थी? यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, वहां पर आप देख रहे हैं कि लोग धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। मोनू मानेसर जो कि फरवरी से पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, वो मीडिया से बात कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा है, और उसके बाद भी पुलिस जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और वहां तनाव बन रहा है, और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल नहीं था, जिसकी बात जेजेपी के जो चीफ हैं और उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो खुद कह रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर क्या यह नहीं माना जाए कि खट्टर सरकार विफल रही? कहां था इंटेलिजेंस भाई? और किसको जिम्मेदार ठहरा दें? देखिए, बाइडेन थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे इसकी। देखिए संकेत जी, ये कहना आपका बिल्कुल सही है कि अंतोगत्वा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। वहां पर इंटेलिजेंस फेल नहीं किया। इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्टें में कहा कि वहां पर कुछ ऐसा होने की आशंका है, और ये जो मोनू मानेसर इस तरीके के जो लोग हैं, दो राज्यों में वांटेड है, राजस्थान में भी और यहाँ भी। और इस तरीके, मैंने सुना है उसने किसी प्रेस्टिजियस चैनल को बयान, अपना इंटरव्यू भी दिया शायद, जैसा मुझे लोगों ने बताया। के बाद हिंदुस्तान टाइम्स में एक राइटअप छपा है जिसमें वो डिनाई कर रहा है। यही मेरा सवाल है ना, आप ये बताइए, ये कैसा अपराधी है जो कि पुलिस की गिरफ्त के बाहर है? फरवरी से पुलिस को नहीं मालूम कहां है, लेकिन वो चैनल से बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ये नाकामी नहीं है तो और क्या है? और हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये भी था कि जब वहां पर लोग बम और असलहा लेकर के और पत्थर लेकर के इकट्ठा हो रहे थे, इस बात की इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी? जब वो, जैसे हाशमी साहब बता रहे हैं, धमकियां दी जा रही थी सोशल मीडिया पे कि आके दिखाओ, तनाव बन रहा था वहां। जो मेरी जानकारी में है संकेत जी, कि इंटेलिजेंस ने ये चीज को दर्शाया था, लेकिन मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तारीफ करता हूं कि उन्होंने साफगोई से इस बात को कबूला है, और मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि पुलिस प्रशासन से वहां चूक हुई है। ये तो बड़ा, मतलब ये बड़े आरामदायक टाइप का आर्गुमेंट है ना, कि मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने मान लिया का क्या हुआ? अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो उसके तहत मैं ये बोल रहा हूं। हाँ, रियलिटी बताइए। रियलिटी है कि वहां पुलिस प्रशासन से चूक हुई। हालांकि 1000 पर्सनल थे,
उस जुलूस के साथ, जैसा कि बताया ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि एसपी को ट्रांसफर, जो एसपी वहां था भी नहीं, छुट्टी पे था, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। ये कौन सा एक्शन हुआ? इसको मैं कोई एक्शन नहीं मानता हूं, ये लिपापोती वाली बात है। लेकिन वहां ये सरकार ने की है लिपापोती, वहां फेलियर हुआ है। जब खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द होल गेम। अब और उच्च स्तर पर, यह भी नहीं कि कोई निचले स्तर पर, लेकिन उसके बाद जो त्वरित कार्रवाई की है खट्टर साहब ने, वो भी काबिल तारीफ है। 90 FIR क्या त्वरित कार्रवाई? आप बताइए। यहां गुरुग्राम में गरीबों की झोपड़ियां जलाई जा रही हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वहां पर जो धंधे हैं, वो ट्रक वाले, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला हमारे ट्रक ड्राइवर ही भाग गए। देखिए मैं बता रहा हूं, इसका एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, एक आर्थिक, इसकी आर्थिक नुकसान डिस्ट्रिक्ट में फैल गई। और मेवात जो वहां है, एज आई एम टोल्ड कि मेवात आतंकियों का एक फैक्ट्री है। पूरे यूपी, पूरे इधर वो सारे जितने क्रिमिनल्स होते हैं वो सब वहीं की देन होते हैं। और वहां पर दिन में कोई नहीं जाने में डरता है, इवन पुलिस पर्सनल। आज उसकी स्थिति बरसों से ऐसी बनी हुई है। ये बात सच नहीं है। मैं डॉक्टर सिंधु आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि मेवात में अक्सर ये माना जाता है, और ये हम लोग इसको बेस कर रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड, बहुत सारे जो हरियाणा, और आप हाशमी साहब ये सुनेंगे आपको ताजुब होगा, हरियाणा में जितने फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर बड़े रैंक के लोग हैं, उनका ये कहना है कि मेवात कोई बहुत अच्छी पोस्टिंग नहीं मानी जाती है। ना वहां कमाई, वहां गरीबी, देश का सबसे गरीब पिछड़ा जिला, और क्योंकि वो गुरुग्राम के इतने करीब है तो फ्राइडे को लोग छोड़ के चले जाते हैं। 20 किलोमीटर दूरी तो है, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे प्रशासन जो है वो नूह और मेवात में कोई बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि वो जाएं गुरुग्राम में रहें। ऐसे में किस तरीके से चीजें सुधरेंगी? कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये तो बड़ा खराब टाइप की भी एक बात लोगों ने बताई कि वहां पर लोग ये सोचते हैं कि जब यहां कमाई ही नहीं होगी तो हम यहां रह के क्या करें। कोई अच्छा अफसर वहां जाना नहीं चाहता। एजुकेशन रेशियो भी बहुत कम है। एजुकेशन नहीं, आपने वहां पर इतने सालों से आपकी सरकार है, वहां पर कोई बढ़िया कॉलेज नहीं, कोई बढ़िया अस्पताल नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। देखिए, मेवात के लोग काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, और पिछले लंबा इतिहास देखोगे, पिछले कुछ सालों से हर फील्ड में, चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, और बड़े बड़े पदों पर मेवात के लोग निकल रहे हैं। ये पिछली सरकारों की नाकामी रही है कि मेवात में उस तरीके की वो एजुकेशन, वो वहाँ। अब 9 साल से तो आपकी भी सरकार है। 9 साल, अब पिछली मत बोलिए, 9 साल का आपका इतिहास है। हम 4 साल से पार्टनर हैं इस, चौधरी देवीलाल भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, पार्टनर हैं इस सरकार में। और मैं ये कहता हूं कि मेवात के जिस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है, मेवात में कभी आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, उसके बाद 1947 तक देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था, मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। पर डॉक्टर सिंधु, ये भी वास्तविकता है, आज की वास्तविकता है कि यही मेवात, जिसका एक स्वर्णिम का फैक्ट्री है, यही मेवात जो पूरे इस एरिया को सप्लाई करता है। एक सेकंड, यही मेवात जो है वो अब जुर्म का एक अड्डा, नेक्स्ट जामताड़ा बन गया है, साइबर क्राइम का हब बन गया है। साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन फूंक दिया लोगों ने। मेरा यह कहना है कि इतना डिस्टर्ब्ड इलाका, गुरुग्राम से महज 20 किलोमीटर दूर, तो यहां पर यह सब जानते हुए भी यह कोताही क्यों बरती गई? और सिर्फ एक एसपी का तबादला करके आपको लगता है कि हो गया काम? देखिए, अब शांति से बैठ सकते हैं। जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने जो भी कदम उठाया, आप दूसरा इसका एक ये पहलू ये भी देखिए ना, कितनी जल्दी से, कितनी अच्छी तरीके से इस पूरी घटना के ऊपर कंट्रोल किया गया है। 20 किलोमीटर का फासला, और उस 20 किलोमीटर में पर कैपिटा में 6 गुने का फर्क है। यानी कि एक जिला इतना पिछड़ा और एक कहां पहुंच गया। लेकिन उसकी आग जो है, वो उसकी चपेट किस तरीके से फैलती है, हमने वो भी पिछले हफ्ते होते हुए देखा कि अब उसका एक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है लोगों को। रोज हेडलाइन बदलने की बात, जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर भी जो इनकी नाकामयाबी है वो तो दिख ही रही है। अब आप देखिए यहाँ तो पे आप ये कहना चाहती हैं कि ये जो दंगाई थे, जो पत्थर लेकर के आए थे वहां पर और असलहे लेकर के आए थे, वो एक षड्यंत्र था बीजेपी का? देखिए, बहुत साफ दिखता है, बीच में मत बोलिए, बहुत साफ दिखता है। अनिल विज यहाँ उसको बचा रहे हैं, मोनू मनेसर को कह रहे हैं मोनू मनेसर की कोई गलती नहीं है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम राजस्थान सरकार की मदद करना चाहते हैं उसको पकड़ाने में, और वो वीडियो बनाता घूम रहा है।
तो ये क्या तमाशा है? ये तो सबको दिख रहा है ना। आप कभी भी, आप इतने सुधी पत्रकार हैं, आप इतने अच्छे एडिटर हैं, आप खुद डालिए जरा, बजरंग दल डालिए और विश्व हिंदू परिषद डालिए, क्या किसी राहत शिविर में काम करते हुए दिखाई देती है इनकी कोई खबर? हमेशा आता है बाइक रैली की, आत्मरक्षा किया, शौर्य सम्मेलन किया, हमेशा तलवार भाले ये सारी चीजों के साथ में। क्या ये एक पैरेलल प्रशासन खड़ा हो रहा है, पैरेलल सुरक्षा गार्ड खड़े हो रहे हैं? क्या ये हिटलर की एसएस आर्मी है? तो इस तरह से अगर जिनके पास असलाह है और पुलिस जब्त नहीं करती, पुलिस, कमाल की बात है कि उनके साथ खड़े हैं और पुलिस के सामने खड़े होकर वो लोग बंदूक चला रहे हैं, ये सब भी तो हमने देखा है। मैं मान सकता हूं बहुत तस्वीरें हैं बजरंग दल की, और हमने कई बार देखा है, एक सेकंड, हमने कई बार देखा है कि वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं जाने जाते हैं, और जिस तरीके की हेडलाइन आती है या तस्वीरें दिखाई देती हैं वो इस तरीके की नहीं है कि वो ऐसे लग रहा है कि वो भक्ति रस में लीन है। लेकिन अगर धमकी मिल रही थी, हाशमी साहब, अगर धमकी मिल रही थी मोनू मानेसर से, तो ये कहां जस्टिफाइड है कि आप कोई धमकी नहीं एक सेकंड, उस मोनू मानेसर की तरफ से ये वीडियो आना कि मैं आ रहा हूं, बिट्टू बजरंगी का ये वीडियो आना कि मैं आ रहा हूं, तो उसमें लोग दंगाई पत्थर लेकर के आ जाएं उसको रोकने के लिए, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, प्रशासन को शिकायत है, मैं प्रशासन शुरुआत कहां से हुई? संकेत जी, आप दंगे को जस्टिफाई, एक सेकंड, मैं हाशमी साहब से, आप दंगे को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कोई उकसा रहा हो। 1947 में भी जो दंगे हुए, भयंकर दंगे हुए हिंदुस्तान में भी, उधर पाकिस्तान जो बन गया उधर भी, लेकिन 47 के दंगे में भी ये जो इलाका है हरियाणा का, वहां दंगा नहीं हुआ था 47 में भी। आज क्यों हो गया? 75 सालों के बाद। ये इन्होंने सही कहा आचार्य जी ने कि जर्मनी के हिटलर आर्मी का एसएस, मैंने भी कल एक कॉलम कहीं लिखा, मैंने भी यही कहा कि जिस तरह से खुली छूट, एक देखिए कितना इंटरेस्टिंग और कितनी सफाई और खूबसूरती के साथ कमीशन की जो रिपोर्ट आ रही है, जांच इंक्वायरी जो आ रही है, केसेस दर्ज हो रहे हैं हरियाणा में दंगे को लेकर के, कितनी खूबसूरती के साथ अलग कर दिया गया बजरंग दल को। क्या कहाँ जोड़ दिया गया कि प्रोसेशन से, जुलूस से तो कोई लेना देना था ही नहीं, ये तो साइबर जो क्रिमिनल बैठे हुए हैं वहाँ क्राइम करने वाले, इनका खुंदक था, उन पुलिस छापे डालती थी, इसलिए निकल के इन्होंने बदला लिया, हमला किया है। पूरी लाइन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक उसी तरह से जैसे पूरा चैप्टर एजुकेशन सिलेबस से मुगलों का इतिहास को ख़त्म कर दिया गया। ये सरकार ने पूरा सिलेबस जो है चैप्टर ख़त्म कर दिया, प्रोसेशन का, मोनू बिट्टू बजरंगी का कि ससुराल में आ रहे हैं स्वागत नहीं करोगे, मोनू मानेसर का जो जुनैद और नासिर का कातिल है, FIR दर्ज है, कथित रूप से अदालत फैसला करेगा, अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, वो अपील कर रहा है, वो पहुंच रहा है। अशोक बाबा मंदिर से गोली चला रहा है, पुलिस वाले पैरा जो स्पेशल पुलिस फोर्सेस स्पेशल वर्दी में नजर आ रही है वीडियो में, वो गोली चला रहा है। ये सारे को बिल्कुल डिलीट कर दिएगा, जैसे ये कोई प्रोसेशन गया ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं था। ये तो मेवात से निकले, साइबर क्राइम को वजह कर खुंदक में थे कि क्यों पुलिस जांच कर रही है। जैसे कि हाशमी साहब कह रहे हैं कि न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो ये भी जिम्मेदारी हरियाणा प्रशासन की है और पुलिस की। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि सवाल हरियाणा प्रशासन से पूछने चाहिए, खट्टर जी की सरकार से पूछनी चाहिए कि ये हुआ क्यों, और इसके होने के बाद आप क्या कर रहे हैं? संकेत जी, बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है। ये सवाल तो प्रशासन से और सरकार से ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक मतलब इतना विरोधाभास है कि यहाँ एक दो लोगों का नाम लिया जा रहा है जो सोशल मीडिया पे, वो जिस भी प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ तो जो वहाँ के विधायक हैं, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, जो कि विधानसभा में थ्रेटन करते हैं, उनको जो है उनके लिए कोई एक शब्द नहीं कह रहा है, कोई उनसे पूछ नहीं रहा है, और वो अपने जस्टिफिकेशन में कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरे और भी मेरे पार्टी के सांसद रहे हैं जो कि ऐसी ही धमकियां पहले देते रहे हैं, तो मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है? और क्या उनका योगदान रहा है एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते? आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ा हादसा हो गया, लेकिन ममन खान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने क्या इसमें, उनका क्या योगदान रहा है? वो कहाँ गायब थे? आप बताइए कि उनसे कौन प्रश्न पूछेगा, और उनके अरेस्ट की बात क्यों नहीं करी जा रही है? मेरा ये भी प्रश्न है कि जो विधानसभा में धमकी दे रहे हैं, विधानसभा में खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, हाउस में बयान जो देते हैं ना, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये इन्होंने अच्छा बताया, और ये क्योंकि ये बता रहे थे कि भाई उन्होंने एक तरह से अपनी भड़ास निकाली है, तो शायद इनकी कोई जानकारी होगी, जो लोग ये दंगे करवा रहे हैं उनसे उन्हें कोई जानकारी मिली होगी। लेकिन जो लोग वहां, आप ये बताइए कि जो वहां पे, आप देखिए कि वहां पे मुझे बोले, मैं तो आपके बीच में बोली नहीं थी, लेकिन ये प्रश्न वहां के जो विधायक हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है?
जो कि और मतलब आपको जनता ने जनप्रतिनिधि बना के आप वहां भेजे गए हैं। मैं आप आपको कहां right to गायब reply। हैं? ये जो जनप्रतिनिधि की बात की है कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खुद भड़काऊ बात कर रहे हैं, वो विधानसभा के अंदर, एक सेकंड, विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, और उसके बारे में आप क्यों कन्वीनियंटली बात नहीं करती हैं? इस पर आपका जवाब। कल दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बताया कि ये पुरानी बात है और उसके लिए विधायक को उसी समय ताकीद कर दी गई थी। ये इस समय की बात नहीं है, ये पहले की किसी विधानसभा की बात है जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में लाया जा रहा है। डॉक्टर सिंधु, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? हरियाणा सरकार ने, मैंने बताया कि 90 से ऊपर एफआईआर दर्ज की, 180 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो वीडियो है वो वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो मोनू मानेसर को लेके है, और वो जो मोनू मानेसर का जो कांड है अभी वो रिसेंट का ही है। तो ये कहना कि ये जो विधानसभा में स्टेटमेंट दी गई थी एक एमएलए के द्वारा इतनी पुरानी है, इस तरीके के बयान चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए या बाहर के अन्य लोगों ने दिए हैं, इस तरीके के राजनीतिक रूप से अपनी राजनीति को प्रभावित करने के लिए, आगे ले जाने के लिए जिस तरीके के बयान एक एमएलए ने दिए या जो लोग कर रहे हैं, ये हरियाणा के लिए खतरनाक है। हरियाणा में मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अब भी हरियाणा के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। और जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके के उनके आप बयान लिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 5-10 दिन में बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी या उसकी सरकार जो है, अभी भी हरियाणा सरकार की बात करूंगा, हरियाणा सरकार अभी भी जो है उदासीन रवैया अपनाई हुई है। जो लोग सोशल साइट पे भड़काऊ बातें कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है। ट्विटर पे, सोशल साइट्स पे जाट कम्युनिटी को दंगे में घसीटने की कोशिश की जा रही है, उन्हें भड़काया जा रहा है, उनको अब शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अब क्यों नहीं आता जाट, क्यों नहीं, क्या खट्टर के इसमें घुस गया है, इस तरह की बातें लिखी जा रही है सोशल साइट्स पे, ट्विटर पे क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुरू से सप्लायर रहा है आतंकवादियों का, क्रिमिनल्स का, चाहे वो राजस्थान में क्रिमिनल पकड़े जाएं, उत्तर प्रदेश में पकड़े जाएं, या रिपोर्ट का आधार सब में बात के लोग पकड़े जाते थे। सबको पता है, रिपोर्ट बताए ना, किसकी जांच रिपोर्ट में जाने में डरती है, किसकी रिपोर्ट है? एक सेकंड, डॉक्टर सिंधु आप क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रवक्ता जी ने बताया था कि किस तरीके की इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन की कमी रही है, पहली बात। और दूसरी बात, मेवात के लोगों ने या हरियाणा के लोगों ने, नूह के लोगों ने, पिछले अगर आप आज़ादी से लेकर अब तक का कोई इस तरीके का इतिहास, इस तरीके के लोग, इस तरीके का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये माना जाए, जिसे ये पता लगता हो कि उनका इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा में कभी हाथ रहा हो। आप पूछ रहे थे ना हरियाणा सरकार क्या कर रही थी, मैं आपको एक चीज बताती हूं कि हरियाणा सरकार तो जो कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही थी? जन विश्वास बिल पारित करा रही थी परसों। क्यों? क्योंकि जिससे वीडियो का, जिस तरह से ये प्रचार हुआ था, भ्रामक वीडियो, इसके ऊपर केवल आर्थिक दंडीकरण हो जाए, जो जेल का प्रोविजन था उसे खत्म कर दिया गया है। तो लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित करवाएंगे, जिससे मोनू मानेसर लोग सिर्फ 5 लाख रुपए दें और इससे छूट जाएं। इसी तरह से जो प्रदूषण के लिए पहले 1 साल की 6 साल की सजा होती थी, उसको हटा के 15 लाख का केवल जुर्माना लगा दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए लोगों का नुकसान कर रही है। प्रोफेसर भट्ट, वक्त खत्म हो। संकेत जी, मैं इस समय ये कहना चाहूंगी कि जो पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनको मतलब बड़े ध्यानपूर्वक बातें कुछ इस प्रकार से नहीं कहनी चाहिए जो कहीं ना कहीं भड़काऊ लगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इन परिस्थितियों में, जो ये परिस्थितियाँ अभी नूह में हुई हैं, इनको लेकर जो विपक्षी दल हैं वो आगे आकर समाज में जाकर, जो समाज में एक सौहार्द का जो एक वातावरण बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या हमें लगा ऐसा कहीं भी कि ऐसे कोई प्रयास करे गए हैं, या उसके ऊपर अपने राजनीति सेकने का प्रयास किया जा रहा है? आपको साफ दिख रहा है जो वहाँ दंगे कर रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। जब पुलिस फोर्स तैनात थी, हो सकता है उनसे चूक हुई हो, क्या ये अंदेशा क्यों नहीं था कि इतना असला और इतना जमा कर जो हिंदुओं का की जो है प्रोसेशन निकल रहा है उसके ऊपर इतना भयंकर हमला कर रहे हैं और इसकी खबर नहीं है? तो ऐसा जो है, बोलने दीजिए आप तो अभी यहाँ कह रहे हैं कि आप तो यहाँ साथ में, देखिए बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में मत बोले, कृपया मुझे पूरे करने दें, उसके बाद आप बात कह सकते हैं। और मैं सिर्फ यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ताओं को बड़े विनम्र तरीके से याद दिलाना चाहूंगी, 2019 में जयपुर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला ने आत्मदाह कर अपनी जान दी थी, क्योंकि पुलिस में उनकी एफआईआर, बलात्कार की एफआईआर रिपोर्ट करने से मना कर दिया था। ये परिस्थिति है जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डेटा दे लीजिए, लगभग 100% से ज्यादा
रेप के केसेस वहां महिलाओं के की जो वहां परिस्थिति है उस पर कृपया करके इतनी आंखें बंद ना करें। आपसे ये विनम्र राजस्थान आग्रह में है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमेशा ज्यादा होता है, ये Highest in India। हाईएस्ट रहता है, लेकिन वो लगातार वहां पर जो सरकारें हैं उन सब में यही एक ट्रेंड देखने को मिला है। तो लेकिन वहां महिलाओं क्राइम का अगेंस्ट एक- वुमेन पर इस बात से आगे तो जवाबदेही तो हर इससे सरकार पल्ला की नहीं है झाड़ ना। सकते, जी। वहां भी राज्य सरकार जिम्मेदार। देखिए, मैं पॉइंट सबके लिए वही लागू है। अगर स्टेट में कुछ हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य की सरकार। यहां खट्टर जी इसके लिए जिम्मेदार हैं तो वहां अशोक गहलोत जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। विंग कमांडर आचार्य, लास्ट 10 सेकंड। बार बार राजस्थान की बात होती है। राजस्थान में एक एक महिला को हक है कि वो जाके अपने साथ हुए किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की आज रिपोर्ट लिखवा सकती है, और इसीलिए रिपोर्ट की संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी कई बार वो गलत निकलती है, उसके बाद भी ये हक महिलाओं के पास है, वो कहीं भी कभी भी अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, इनका ये कहना कि क्या विपक्ष के लोग कहीं गए? बालासुर से लेकर मणिपुर तक आईवाईसी और विपक्ष के लोग और सेवा दल ने जाके हर जगह सौहार्द बढ़ाने की कोशिश की है। जब आप भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं जो नूह से एंटर हुई थी, पूरी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक गई और वहां पे सारे जिम्मेदार लोग थे। कभी किसी यात्रा में इस तरह की हिंसा नहीं हुई। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित कौन सी यात्रा होती है जिसकी हर यात्रा में इस तरह की हिंसा होती है, हर यात्रा में इस तरह से अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं और पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं है? जी, तो सबने अपनी अपनी बात कह दी है। अंत में इतना ही कहेंगे कि ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये राजनीतिक प्रयोग है, जो आरोप हर तरफ से हर दल एक दूसरे पर लगा रहा है, तो इसका जो आर्थिक नुकसान देश और वो राज्य खुद भुगत रहा है, उससे किसी का भला नहीं होगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। ये तो अपना पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि एसपी को ट्रांसफर, जो एसपी वहां था भी नहीं, छुट्टी पे था, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। ये कौन सा एक्शन हुआ? इसको मैं कोई एक्शन नहीं मानता हूं, ये लिपापोती वाली बात है। लेकिन वहां ये सरकार ने की है लिपापोती, वहां फेलियर हुआ है। जब खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मान रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मानूंगा? डिप्टी चीफ मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द होल गेम। अब और उच्च स्तर पर, यह भी नहीं कि कोई निचले स्तर पर, लेकिन उसके बाद जो त्वरित कार्रवाई की है खट्टर साहब ने, वो भी काबिल तारीफ है। हर फील्ड में, चाहे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, और बड़े बड़े पदों पर मेवात के लोग निकल रहे हैं। ये पिछली सरकारों की नाकामी रही है कि मेवात में उस तरीके की वो एजुकेशन वो वहाँ। अब 9 साल से तो आपकी भी सरकार है। 9 साल, अब पिछली मत बोलिए, 9 साल का आपका इतिहास है। हम 4 साल से पार्टनर हैं इस चौधरी देवीलाल भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, पार्टनर हैं इस सरकार में। और मैं ये कहता हूं कि मेवात के जिस तरीके की स्टेटमेंट दी जा रही है, मेवात में कभी आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, उसके बाद 1947 तक देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था, मेवात के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया।